गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन आता है, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और ये विफल क्यों हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन यानी कि गोल मेज, राउंड टेबल मीटिंग। तो गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है और तीनों कहाँ हुआ है? लंदन। सवाल है कि ये हुआ क्यों? तो होने का मुख्य कारण था कि इस भारत आया था साइमन कमीशन। कब आया था? 27 में गठन हुआ, 28 में आया और उसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। और भारत की जो कांग्रेस थी उसने पूर्ण स्वराज की मांग, डोमिनियन स्टेटस के दर्जा को नकार दिया और पूर्ण स्वराज की मांग। तो इसकी पृष्ठभूमि आ जाए कि क्यों करवाया गया, तो पृष्ठभूमि मेरा कितना होगा। तो पहला पॉइंट आप देखिएगा कि 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का देशव्यापी विरोध, पूरे देश में जब विरोध हुआ तो एक इसका कारण था कि वो लोग फिर बातचीत करने पे मजबूर हुए। दूसरा कारण है कि जनता भी मांग रही थी और नेता भी मांग रहे थे कि जो संवैधानिक ढांचा है उसमें सुधार किया जाए। और तीसरा मांग था या तीसरा कारण था कि कांग्रेस का वो डिमांड जिसमें उसने पूर्ण स्वराज की बात कही। चौथा कि ब्रिटेन को ये लगा कि अब यहाँ की जनता काफी उग्र हो गई है और अगर इनसे बातचीत नहीं किया गया तो मामला बिगड़ जाए। इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया। किसने बुलाया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो सवाल है कि कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो होता है नवंबर 1930 से जनवरी 1931। कब होता है? नवंबर 1930। इसकी अध्यक्षता वहां के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं और इसमें लगभग 73 डेलीगेट, 73 प्रतिनिधि भाग लिए। 73 प्रतिनिधि भाग लिए। 73 में कौन कौन थे? तो इसमें ब्रिटिश थे, भारतीय रजवाड़े के लोग थे, मुस्लिम लीग के लोग थे, दलित थे, सिख थे और बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस समूह के लोग। लेकिन इसमें कांग्रेस नहीं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो सूत्रधार या बड़ा ग्रुप जो कांग्रेस है उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसके चलते कि ये विफल हो। कांग्रेस क्यों शामिल नहीं हुई? तो उस समय भारत में गांधी जी समेत कांग्रेस के अधिकांश नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त, या तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी या वो आंदोलन कर रहे। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण था कि ब्रिटेन ने कहा कि प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, यानी कि प्रांतवाइज डिवीजन कर दिया जाएगा। देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का प्लान था ब्रिटेन। देश की शासन बहुत संख्या में पहुंचे थे, उसका यही कारण था कि उनको स्वायत्तता देने का लोभ दिया गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये आंदोलन या ये मीटिंग, ये सम्मेलन जो है वो फेल हो गया, विफल हो गया। उसके बाद इरविन को भेजा जाता है और गांधी इरविन समझौता होता है। कब? 1931 मार्च महीने में। जनवरी तक यही चला था। मार्च महीने में गांधी इरविन समझौता होता है यरवडा जेल में, जहां अम्बेडकर जी भी मौजूद होते हैं। 5 मार्च। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग होता है, ये होता है सितंबर में और चलता है दिसंबर तक। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग कब होता है? और ये सबसे चर्चित सम्मेलन था क्योंकि इसमें गांधी जी इसमें गांधी जी गए थे और इसमें मुख्यतः जो चर्चाएं हुई वो बात हुई अल्पसंख्यकों की समस्याओं की। अल्पसंख्यक मीन्स मुस्लिम, डिप्रेस्ड क्लास, सिख और रूलर्स।
इनके समस्याओं को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। केंद्र और प्रांत को क्या अधिकार मिलेंगे, इस पर डिस्कशन हुआ। फेडरल स्ट्रक्चर का प्रस्ताव दिया गया। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया गया। और कॉम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव है, अलग निर्वाचन होगा। और इसमें सबसे मुख्यतः जो चर्चा का विषय था वो गांधी जी और अम्बेडकर जी का टकराव। अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे और गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी ने कहा कि हिंदू एक है और इसको बांटा नहीं जा सकता। तो गांधी और अम्बेडकर के बीच कभी भी विचारधारा के रूप में सहमति नहीं बनी। अम्बेडकर का मानना था कि पृथक निर्वाचन मंडल हो या फिर दलितों के लिए एक अलग ही राज्य बना दिया जाए। गांधी ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि जो भी दलित है वो पहले हिंदू है। तो दूसरा भी परिणाम क्या हुआ, सहमति नहीं बना ये दोनों के टकराव के चलते, और गांधी जी निराश होकर भारत लौट गए। और लौटने के बाद उन्होंने आंदोलन को दोबारा तेज कर दिया। कौन सा आंदोलन? आंदोलन पार्ट 2 इसको बोला जाता है। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल मीट होता है। ये होता है कब? 1932 नवंबर 32 से लेकर दिसंबर 32 तक। और इसमें गांधी जी नहीं रहा। गांधी जी इसका बहिष्कार कर देते हैं, नहीं कहते। हाँ, गांधी जी इसका बॉयकॉट कर देते हैं। और गांधी जी या यूं कहें कि कांग्रेस बॉयकॉट कर देती है, क्योंकि कांग्रेस ने ही गांधी को डेलीगेट बनाया है। तो कांग्रेस जब बॉयकॉट करेगी तो गांधी कैसे जाएंगे? डिसीजन गांधी को भेजने का कांग्रेस का था, गांधी का पर्सनल डिसीजन नहीं था। तो कांग्रेस का बॉयकॉट कर देती है। और इसका कारण एक और ये भी है कि उस समय गांधी जी पुनः जेल में थे। और सिर्फ गांधी नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता जी जेल में थे। तो जेल और रेल दोनों साथ में नहीं हो सकता है, यानी कि जेल में रहकर आप बातचीत दोनों साथ में कैसे चलेगा? तो कहने का मतलब है कि इसी मीटिंग में संघीय संविधान बनाने का फॉर्मेट तैयार किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा का फॉर्मेट बना। और बिना कांग्रेस के ही पृथक निर्वाचन को मान्यता दी गई, यानी कि धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो चुनाव हो इलेक्ट्रॉन कराए जाएंगे। इसकी नींव वही पड़ गई। लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया है, आजादी के बाद किया है, तो इसकी नींव वही पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस उसका बहिष्कार कर दिया था कांग्रेस से। और ब्रिटेन ने आगे की रणनीति तैयार की और इसका परिणाम ये हुआ कि 1935 में क्या बोलते हैं उसको, भारत शासन अधिनियम आया। तो भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935। तो कुल मिला के 3 सम्मेलन हुए। अध्यक्षता रामजे मैक्डोनाल्ड ने किया। कांग्रेस 3 में से 1 में उपस्थित रही, 2 में अनुपस्थित रही। और अंतिम परिणाम ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर्म हुआ। वो सामने है, कोई डाउट किसी को? डेट मंथ याद हो जाएगा। और अध्यक्षता किसने किया, गांधी जी कब, सब पता चल गया। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो बार बार हम लोग पढ़ते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था बताइए? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था बताइए? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कब हुआ? 17 जनवरी कब हुआ था? 17 जनवरी 1900। तो इसका उद्देश्य क्या था? 17 जनवरी 1992 से 28 फरवरी 1991 तक। इसमें 4 दिन जो है 24 से 28 जो है ये ग्राउंड अटैक हुआ था। ग्राउंड अटैक हुआ यानी कि जमीनी हमले हुए थे।
और यहाँ से लेके यहाँ तक जो चला था लगभग 1 लाख से अधिक बार वायु हमला किया गया इराक पर। तो इस सबसे पहले आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था कि कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्त कराना। कुवैत समझते हैं ना, कहाँ है कुवैत? हाँ? यूरोप में नहीं है, खाड़ी देश ही वो भी है। कुवैत और क्यूबा को एक जगह मत कीजिएगा, हमको पता था कि हम लोग कुवैत को ही क्यूबा समझ रहे हैं, तो कुवैत अलग है, ठीक है। पहला ये, दूसरा कि इंटरनेशनल कानून, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून था उसको लागू करवाना। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक देश दूसरे देश को कब्जा में नहीं कर सकता, तो उसके लिए अमेरिका जो है वो जाता है यूनाइटेड नेशन, और वहां से उसको सैन्य अभियान की अनुमति मिल जाती है। तो सबसे पहले इराक जो है वो कुवैत पर हमला करता है। इराक कुवैत पर हमला कब करता है? इराक कुवैत पर हमला करता है 2 अगस्त को, 2 अगस्त 1990 को। अभी चंदन बोल रहा था कि क्या पूछा था? 17 जनवरी को ये हो गया, 17 जनवरी को किया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इराक के कुवैत हमले से पहले ही कर लिया जाएगा, 91 में किया गया था, ठीक है। 2 अगस्त 1990 को इराक हमला करता है कुवैत पर करता है, ठीक है। एक सेकेंड, बोल रहे ना, हाँ। और इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सदाम हुसैन थे, और हमला करके वो कुवैत को इराक में मिला लेते हैं। कारण क्या था? तो पहला कारण था कि तेल संसाधनों पर कब्जा करना। दूसरा कारण था कि इराक में जो आर्थिक संकट आया था उसका कारण वो कुवैत को मानता था। तीसरा कारण था कि कुवैत पर साइलेंट ड्रिलिंग यानी कि तेल चोरी का भी आरोप था। और इराक ईरान का जो युद्ध चल रहा था उसका भी एक प्रेशर था। ये 4 कारण है इसका मुख्य तत्कालिक कारण। यूएन ने कहा कि इराक को के पीछे हट जाओ, यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इराक को के पीछे हट जाओ, नहीं हटा तो उसमें इकोनॉमिकल बैन लगाया गया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। उसके बाद भी नहीं माना तो यूएन ने 678 रिवोल्यूशन करके, संशोधन करके उस पर सैन्य हमले की अनुमति दे दी। एक रिजोल्यूशन लाया गया 678 नंबर का, और पहली बार यूनाइटेड नेशन ने किसी पे सैन्य हमले की अनुमति दी थी। तो किस रेजोल्यूशन के तहत दी थी? 678 के तहत। और इसके बाद होता है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड होता है 1990 में। कौन सा होता है? ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड कब होता है? इसमें क्या होता है कि सऊदी अरब की रक्षा के लिए अमेरिका अपने सैनिकों की तैयारी करता है, सैनिक भेज देता है। हाँ। उसके बाद होता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये वास्तविक इराक पे हवाई और सैन्य हमला था। इसमें हवा में भी हमला किया गया और जमीन में भी किया गया। तो चरणबद्ध कार्रवाई हुआ। एयर ऑपरेशन चलता है 17 जनवरी से लेके 24 फरवरी 1991 तक। एयर आक्रमण कब चलता है? एयर ऑपरेशन 24 फरवरी 1991। और गठबंधन की सेनाओं ने लगभग 1 लाख से अधिक हवाई हमले किए। और निशाना किसको बनाया गया? तो इराक की वायुसेना को बनाया गया, कमांड सेंटर को बनाया गया, मिसाइल बेस को बनाया गया, हथियार के कारखाने को बनाया गया, उनके जो सैन्य प्रतिष्ठान थे उसको बनाया गया। और अमेरिका की एफएफ टेक्नोलॉजी, क्रूज मिसाइलें और स्मार्ट बम का प्रयोग
कई बार दिखाया था, इसीलिए इसको स्मार्ट बम वार भी कहा जाता है। और इसको लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसकी वजह से वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। ग्राउंड ऑपरेशन चलता है मात्र 100 घंटे, 24 से लेकर 28 फरवरी तक। और कुवैत को ग्राउंड 4 दिन के ग्राउंड ऑपरेशन में ही मुक्त करा दिया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग अमेरिका के 135 देश शामिल हुए, हाँ, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, कनाडा, बहरीन आदि देश शामिल। सबसे बड़ी और अमेरिका इसको लीड कर रहा था, उसकी क्षमता सबसे ज्यादा थी, और सैनिक हथियार, फाइटर जेट, सॉलिस्टिक सब में वो सबका नेतृत्व किया। परिणाम क्या हुआ? तो कुवैत मुक्त हो गया, इराकी सेना के बुरी तरह से सफाया हो गई, बहुत बुरा यानी कि भारी तरीके से विनाश हुआ, जन धन की हानि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो तबाह हो गया। 1-1 लाख वायु सेना अगर बम गिराएगी तो क्या कंडीशन रहा होगा। सद्दाम लेकिन सत्ता में बना रहा, वो कमजोर हो गया था लेकिन वो सत्ता में बना रहा, और पश्चिम एशिया की राजनीति में मोड़ आया और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा। तो इसका अनौपचारिक नाम खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर 1 कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध या गल्फ वॉर 1 कहा जाता है। कोई क्वेश्चन है किसी को? अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? इनका इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। शीत युद्ध का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, सैन्य प्रतिस्पर्धा थी, वैचारिक प्रतिस्पर्धा थी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, इसने सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी यूरोप को नहीं, पूरे विश्व को पूरी तरह से प्रभावित किया। क्या हुआ? तो दुनिया जो है वो बाइपोलर हो गई। बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट होता है, दो ध्रुवता की शुरुआत हो जाती है, 2 ध्रुव बन जाते हैं, और दुनिया 2 शक्तिशाली मुल्कों में बढ़ जाती है, एक पूंजीवादी अमेरिका और एक साम्यवादी सोवियत संघ। और सभी देशों पर दबाव था कि उसमें से किसी एक पर जुड़े, चाहे आप अमेरिका के साथ जुड़ जाओ, चाहे सोवियत में जुड़ जाओ। ये अलग बात है कि भारत जैसे देशों ने अलग ही गुट बना लिया, लेकिन दबाव सब पे था कि दोनों में से एक के साथ आपको रहना। दूसरा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 2 ही महाशक्ति थे, यूएसएसआर और यूएसए। और विश्व शक्ति संतुलन स्थिर हो गया और तनाव जो है वो अस्थायी हो गया, परमानेंटली टेंशन शुरू हो गया। 45 से लेकर 90 तक तो सब लोग टेंशन में थे, कब परमाणु गिर जाएगा इसकी गारंटी नहीं। उसके बाद सैन्य समूहों का गठन हुआ, नाटो 1949, सीटो 1954, बगदाद पैक्ट 1955, वार्सा पैक्ट 1955, सेंटो 1959, बहुत सारे सैन्य संगठन बने। और क्षेत्रीय संघर्षों का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया, जो छोटे छोटे देश आपस में लड़ते थे, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया, क्योंकि वहां पे एक देश अगर अमेरिका के साथ है, दूसरा यूएस के साथ कर जाता। और इसका परिणाम यह हुआ कि हथियारों की दौड़ और होड़ तेज हो गई, भारी मात्रा में परमाणु बम बनाए जाने लगे दोनों गुटों की तरफ से। आईसीबीएम, हाइड्रोजन बम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हथियार, बहुत सारी चीजों का इसमें नए चीजों का आगमन हुआ, और बहुत सारे हथियार, विनाशक हथियार मार्केट में आ गए। इसके लिए कुछ कुछ बाद के दौर में संधियां भी हुई ताकि इसको रोका जा सके, जैसे एनपीटी होता है 1968, साल्ट 1, साल्ट 2, साल्ट 3, सीटीबीटी भी उसी का पृष्ठभूमि था। सीटीबीटी 1996 में हुआ है।
68 में कौन हुआ था? एनपीटी। एनपीटी और सीटीबीटी कब हुआ है? 1997। हाँ। विकास का मॉडल भी कॉम्पिटेटिव हो गया। लोकतांत्रिक पूंजीवादी मॉडल यूएस अपनाया और समाजवादी राजनीतिक मॉडल जो है यूएसएसआर अपनाया। प्रभाव क्या पड़ा? तो तीसरी दुनिया का उदय हुआ। नैम, नॉन एलाइंड मूवमेंट, 1955 के बार्डूम सम्मेलन और बार्डूम के बैठक के बाद बेलग्रेड सम्मेलन से इसका उद्भव हुआ। और विकासशील देश जो थे वो स्वतंत्र विदेश नीति बनाना चाहते थे। और नॉर्थ साउथ मुद्दों पर की बात करी गई, तटस्थता की बात करी गई और प्रॉक्सी वार बहुत ज्यादा बढ़ गया। यानी कि डायरेक्टली यूएसएसआर अभी से नहीं लगते थे, लेकिन जो छोटे देश थे उनको आपस में लड़ा देंगे। जैसे कोरिया युद्ध देख लो, कोरिया दो भागों में बट गया। वियतनाम युद्ध देख लो, वियतनाम दो भागों में बट गया। अफगानिस्तान का सोवियत युद्ध देख लो, क्यूबा संकट बड़ा मिसाइल संकट था। अंगोला, कांगो, लैटिन अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि छोटे जो देश थे वो एक महाशक्तियों के रणभूमि के लिए पृष्ठभूमि बन गए और वैश्विक संस्थानों पर भी प्रभाव पड़ा, चाहे यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो। और सुरक्षा परिषद में वीटो का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ। क्योंकि जैसे ही कोई बात अगर अमेरिका करता तो वीटो माला रूस बात नहीं लेता, रूस अगर आता तो अमेरिका लगा देता। अंतरिक्ष स्पेस का रेस बढ़ा। संस्कृति में आ जाइए तो हॉलीवुड वर्सेस सोवियत फिल्म में भी रेस बढ़ा। साम्यवादी लोग सोवियत की फिल्में देखते थे और पूंजीवादी लोग हॉलीवुड भी देखते थे। ओलंपिक खेलों में भी राष्ट्रवाद का प्रचलन बढ़ा था। और स्पुतनिक की स्थापना किया सबसे पहले अंतरिक्ष में 1957 में। अंतरिक्ष से पहला स्पुतनिक का स्थापना सबसे पहले यूएसएसआर ने किया 1957 में। उसका जवाब में अमेरिका ने नासा बनाया। नासा के बाद चांद पर पहुंचने की प्रतियोगिता हुई। सैन्य भी ऊपर भेजे जाने लगे, सैन्य ऊपर छोड़े जाने लगे। और फाइनली सोवियत संघ का विघटन हो गया और एक ध्रुवीयता की शुरुआत हो गई। ध्रुवीयता की अंत हो गई। कोई डाउट इसमें? सब लिख रहे हैं ना? पॉइंट ग्रुप में है ना? नहीं है बाकी और नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता। है ना उसमें? ठीक है सर। किसे नहीं? तो ऑपरेशन एंड फाइंड रीड्स नहीं नहीं है सर, पूरा नहीं। नहीं है, बोल नहीं है बाकी बोलता तो कौन बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन करूं। So India's role in the non-aligned movement, NAM। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका इससे आप समझ सकते हैं कि नेहरू ने ही इसको लीड किया। और नेहरू कौन थे? भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो भारत ने सबको बताया, जो भी उपनिवेश देश थे, कि हम लोग किसी भी सैनिक ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे सोवियत संघ का। और इसके संस्थापक, मार्गदर्शक या प्रभावशाली नेता जो है वो नेहरू को ही माना। तो भारत की भूमिका को समझने के लिए आपको उसको 3 भाग में जानना होगा। एक है थिंकर, दूसरा है लीडर और तीसरा है डिफेंडर। मतलब विचारक, नेता और संरक्षक। तो गुटनिरपेक्षता को आंदोलन को क्या बोलते हैं, उसको आधार देने में भारत की भूमिका रही है। नेहरू ने विश्व राजनीति को 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। नेहरू कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री। तो नेहरू ने विश्व को 3 सिद्धांत दिया। एक सिद्धांत दिया पंचशील, दूसरा दिया शांतिपूर्ण अस्तित्व का सिद्धांत
और तीसरा दिया स्वतंत्र विदेश नीति। ये तीनों सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, आज भी भारत उसको फॉलो करता है। 5 उंगलियों के लिए 5 सिद्धांत बनाए हैं। ठीक है, चाइना के साथ समझौता हुआ था, लेकिन सिद्धांत उस सब पूरी दुनिया पे लागू होता है। और इन्हीं सिद्धांतों ने आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बुनियाद बनाया। अगर नॉन अलाइनमेंट की बात की जाए तो नेहरू ने सबसे पहले इसका प्रयोग 1946 में किया। गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नेहरू ने 1946 में ही कर दिया। इस संगठन भले 100 में बना, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था? 1946 में। किसने किया था? उन्होंने कहा था कि भारत स्वतंत्र देश किसी महाशक्ति के उपग्रह नहीं है। भारत ने कहा कि स्वतंत्र देश किसी भी महाशक्ति के उपग्रह नहीं होंगे, उनके सब ऑर्डिनेट नहीं होंगे। और 50 से 60 के दशक में 3 महत्वपूर्ण नेता थे। एक नेहरू भारत, एक नासिर कहाँ के थे? इजिप्ट के थे। मिस्र के थे। मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं। और टीटो युगोस्लाविया के थे। बाद में एनक्रोमा और एक और कौन जुड़े थे? ये वो भी शामिल हुए। और इनके आपसी संवाद से एक समिट रखा गया 1961 में बेलग्रेड। ठीक है, और जिसमें नैम आधिकारिक रूप से ऑफिशियली 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की गई बेलग्रेड से। कब? और बेलग्रेड सम्मेलन में भारत की आवाज ही जो थी वो सबसे प्रभावशाली थी और दुनिया को सुनाई दे रही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए लोग मीटिंग में आए थे, डर से बोल नहीं रहे थे, लेकिन भारत ने अपने बुलंद आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखा। उसके बाद भारत ने क्या किया? तो पूरी दुनिया में शांति के लिए मीडिएटर की भूमिका बनी। जब भी कहीं युद्ध होता था तो दोनों देशों के बीच, तो भारत ही उसको मैनेज करता। एग्जाम्पल के लिए कोरिया युद्ध में शांति का प्रयास भारत ने किया, उसके बाद वहां शांति स्थापित हो पाई। वियतनाम विवाद में भी भारत ने वार्ता का प्रस्ताव दिया। सुएज संकट में भी भारत ने मध्यस्थता की। और चीन और यूएसएसआर के बीच जो विवाद झगड़े थे, संतुलित नीति बनाने में भारत ने ही मध्यस्थता की। तो भारत उपनिवेशवाद के बाद आजाद हुआ और बहुत बुरी आर्थिक स्थिति नहीं होने के बाद भी पूरी दुनिया के लिए एक लीडर बन गया और इसने ही अपनी भूमिका को दिखाया। और नैम का जो चेहरा बना, फेस बना, वो बना शांति का पक्ष था। नैम वाले जो है वो लोग शांति चाहते हैं। और इसका उद्देश्य, नैम का पूछेगा कि उद्देश्य क्या है, तो पहला था उपनिवेशवाद का, भाई हम गुलाम होकर फिर निकले, फिर किसी देश का ताकि गुलाम बन जाए। तो पहला था उपनिवेशवाद का। दूसरा था नस्लवाद का विरोध, वही गोरा काला का जो विरोध होता था। और तीसरा दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज। भारत ने सब में पहले आवाज उठाया, चाहे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की बात हो, रोडेशिया के आंदोलन का, रोडेशिया जो आज का नया नाम था जिम्बाब्वे, हाँ पुराना इसका रोडेशिया था, तो वहां का जो संघर्ष चल रहा था समर्थन, एशिया और अफ्रीका को के जो देश गुलाम थे उनको संपत्ति दिलाने के लिए प्रयास। तो ये सब भारत ने इसको लीड किया। भारत ने बताया कि ये सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं है, एक आर्थिक न्याय और ग्लोबल साउथ को शक्ति बनाने का प्रयास। दक्षिण कमजोर होता है ना, तो उसको ग्लोबली स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास भी है, ये भारत ने दुनिया को बताया। इसके बाद नई आर्थिक व्यवस्था, इसको लोग बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, ये भी भारत ही लाया। और भारत ने को विकास का मंच बनाना चाहता था। तो कहने का मतलब है कि भारत ने नैब के रास्ते नैतिक और वैचारिक नेतृत्व किया। कोई क्वेश्चन किसी को?
तो क्वेश्चन किसी को है? नहीं है ना? चलिए जो लिखा है वो दिखाइए। हाँ